बदलेगा कि आप साथियों, मानसिकता एवं राष्ट्रीय संघ का 26वां राजस्थान राज्य अधिवेशन दिन भर चला और अभी आपके सामने समापन करने के लिए मैं उपस्थित हूं। साथियों, तमाम विषय चर्चा करने के लिए रखे गए हैं। कुछ विषय हमारे लोगों के समस्याओं से संबंधित है और कुछ विषय संगठन के आगे बढ़ने से रिलेटेड है, संबंधित है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है एक ईवीएम मशीन का और दूसरा है अदर इलेक्ट्रॉनिक क्लासेस की जो लोग है उसकी वृद्धि देश का प्रधानमंत्री ओबीसी होने के बावजूद भी हो नहीं रही है। आप लोगों को शायद याद होगा, आज से 20-25 साल पहले राजस्थान में हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था और उस अधिवेशन में ओबीसी की जाति आधारित गिनती का विषय चर्चा करने के लिए रखा गया। उसके बाद हम लोगों ने इस मुद्दे को लेकर आंदोलन करने का काम लगातार जारी रखा। आप लोगों को याद होगा कि अभी कुछ दिन पहले ओबीसी के मुद्दों को लेकर हम लोगों ने भारत बंद का ऐलान किया और इसकी तैयारी लगभग 6 महीने तक हम लोग करते रहे, सारे देश भर में करते रहे। तो आप लोगों ने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी के द्वारा आरएसएस के लोगों ने ओबीसी की जाति आधारित गिनती करेंगे, मगर वो 1.5-2 साल आगे करेंगे ऐसा कहा, नहीं करेंगे एक अलग बात है। मगर जब हम लोगों ने इस विषय को आंदोलन का रूप दिया तो ओबीसी के लोगों को केवल आश्वासन देने के लिए कि आप इन लोगों के आंदोलनों में शिरकत मत करो क्योंकि हम करने वाले हैं। अब नरेंद्र मोदी और उनके सरकार के द्वारा बहुत सारे आश्वासन दिए गए, मगर बहुत सारे आश्वासन का पालन नहीं किया। तो ओबीसी की जाति आधारित गिनती करने के लिए उन्होंने जो आश्वासन दिया वो आश्वासन की पालना करेंगे ऐसा मुझे नहीं लगता। आरएसएस ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री ही इसलिए बनाया क्योंकि हम ओबीसी की जाति आधारित गिनती का मुद्दा लेकर लगातार चल रहे। आप लोगों को तारीखों का उल्लेख अगर ठीक से अगर आप अध्ययन करो तो आपको पता चलेगा कि हम लोगों ने 2010 के बाद इस मुद्दे को आंदोलन का मुद्दा बनाया है। तो आंदोलन का मुद्दा बनाने के बाद आरएसएस ने ओबीसी के आदमी को देश का प्रधानमंत्री बनाया, पहले नहीं बनाया। पहले बना सकते थे। हमारे आंदोलन का प्रभाव और दबाव इतना ज्यादा है कि लालकृष्ण आडवाणी को जिसकी वजह से सेंट्रल में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने हैं,
आरएसएस ने लालकृष्ण आडवाणी को कंपल्सरी रिटायर्ड किया। लालकृष्ण आडवाणी को एक ओबीसी के आदमी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए कंपल्सरी रिटायर्ड किया। आप लोगों ने पता नहीं लालकृष्ण आडवाणी की कई बार ऐसे फोटो अखबारों में छपे कि वो रो रहा है, तो उसके आंखों से पानी निकल रहा है, आप लोगों ने देखा होगा। जबकि लालकृष्ण आडवाणी को अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में ये कहा जाता था कि पहला लोक पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल और दूसरा लोक पुरुष लालकृष्ण आडवाणी। अब लोहे से पानी निकलना मतलब तो बोला लोहे से पानी तो नहीं निकलता, मगर लोहे से पानी निकल रहा। तो आडवाणी ने यह सोचा था कि अभी पहल करके उस समय जब अटल बिहारी वाजपेयी को लालकृष्ण आडवाणी ने प्रधानमंत्री बनाया, उस समय लालकृष्ण आडवाणी की वजह से सरकार बनी थी, अटल बिहारी की वजह से नहीं बनी थी। आप लोगों को याद होगा लालकृष्ण आडवाणी ने राम रथ यात्रा निकाली थी और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा सीटें मिलना शुरू हुआ। तो लालकृष्ण आडवाणी की वजह से ऐसे हुआ और जब पूर्ण बहुमत मिला तो लालकृष्ण आडवाणी ही प्रधानमंत्री बनने वाले थे, मगर लालकृष्ण आडवाणी ने पहल करके अटल बिहारी को प्रधानमंत्री बनाया। ये सोचकर बनाया कि जब मैं दूसरे आदमी को प्रधानमंत्री बना सकता हूं तो मैं तो कभी भी बन सकता हूं। आरएसएस के लोगों ने ऐसा कौन सा संकट खड़ा हो गया आरएसएस के सामने कि लालकृष्ण आडवाणी को कंपल्सरी रिटायर करके एक ओबीसी के आदमी को देश का प्रधानमंत्री बनाना पड़ा। वो हम लोगों के आंदोलन का दबाव, हमारे आंदोलन के दबाव की वजह से उन लोगों को कि अदर बैकवर्ड क्लासेस के 52% लोगों का समर्थन अगर बाबा मेश्राम को मिल गया तो फिर तो भारत में बदलाव होने में ज्यादा समय लगेगा नहीं। ये सोचकर आरएसएस ने पूरी ताकत लगाकर लालकृष्ण आडवाणी को कंपल्सरी रिटायर किया और नरेंद्र मोदी जो उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे उसको डायरेक्ट मुख्यमंत्री से उठाकर प्रधानमंत्री बना। आप लोगों को ये गुजरात राज्य आपके राज्य से सटा हुआ है तो आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए, हो सकती है, मगर ये ऐसा सारा कुछ उन्होंने किया। ये ओबीसी का मुद्दा राष्ट्रीय एजेंडा में हम लोगों की वजह से लाया, हम लोगों की वजह से आया। नरेंद्र मोदी चाहता वो 2014 में ही ओबीसी की जाति आधारित गिनती करने का कौन रोकता? तो प्रधानमंत्री का। तो प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी नरेंद्र मोदी को ओबीसी की जाति आधारित गिनती करने के रोका किसने? आरएसएस। आरएसएस ने मोदी को रोका। क्यों रोका? कि मोदी को प्रधानमंत्री ही बनाया इसलिए ताकि ओबीसी की गिनती ना हो। ध्यान रखो, ओबीसी की गिनती ना हो। ओबीसी की गिनती रोकने के लिए नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया। तो ओबीसी की गिनती कैसे हो सकती है? इसलिए साथियों, ओबीसी की गिनती रोकने के लिए नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया तो निश्चित रूप से उसकी गिनती नहीं हो सकती। तो अभी दोबारा हम लोगों ने इसको बहुत बड़े पैमाने पर भारत बंद के मुद्दे तक लेके आए, तब आरएसएस के लोगों को लगा कि ओबीसी के लोगों का जन समर्थन तो मिल रहा है लोगों को, तो उनको रोकना पड़ेगा। रोकने के लिए नरेंद्र मोदी को यह बताया गया, समझाया गया कि एक ओबीसी के आदमी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के बाद भी ओबीसी के लोग वामन निशान की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब अब प्रधानमंत्री का
जो झांसा या झुंझुना दिया हुआ है उससे ओबीसी संतुष्ट होने के लिए राजी नहीं है। अब कुछ करना होगा, तो करना होगा, तो फिर उनको ओबीसी की गिनती करने का ऐलान किया कि 2029 को जब चुनाव होगा उससे पहले उसकी गिनती करेंगे, यानी गिनती करेंगे। फिर गिनती किया, ये इशू ले जाकर फिर उनको वोट मांगेंगे, फिर और प्रधानमंत्री बने। ये सारा खेल चल रहा है। तो ये तो हम लोग जान रहे हैं। सवाल केवल ओबीसी की जातीय आधार गिनती करने का नहीं है, केवल जातीय आधार गिनती करने का नहीं है। ओबीसी की जातीय आधार गिनती करने के पीछे मकसद है कि ओबीसी के लोगों को ये समझना चाहिए, जैसे ही बिहार में गिनती हुई ये 64% निकला 52% की बजाय। अगर 64% ओबीसी के लोग हैं और सारे देश भर में अगर ये परसेंटेज निकला और ये लोगों को मालूम हो गया, तो लोग अपने आंकड़ों के आधार पर राज्य सत्ता पर अपने बल पर कब्जा करने के बारे में विचार कर सकते हैं। कोई ओबीसी का समूह करे या ना करे, मगर हम तो ये मुद्दा लेकर चले गए। हमारे से मुकाबला करने वाला कोई संगठन है जो जन जन में जागृति करने का काम करे, गांव में जागृति करने का काम करे, कर नहीं रहा। हमारे अलावा कोई नहीं कर रहा है। इसलिए उन लोगों को ये डर सता रहा है कि गिनती करने का ऐलान करने के बाद हमने काउंटर किया कि इतना देरी से काउंटर करने का ऐलान, अगर आपको बहुत देरी से करना है तो 2-2.5 साल पहले ऐलान क्यों कर रहे हो? कौन है? ब्रह्मा तो तुमको रोक नहीं रहा है, तो कौन रोक रहा है? तुम्हारे पास ही तो सेंट्रल की सरकार है। अगर तुम्हारे पास ही सेंट्रल की सरकार है तो तुम्हें कौन रोक रहा है? ये डिले क्यों कर रहे हो? साथियों, क्योंकि हमारे लोगों की आदत भूलने की है, तो वो ऐसा सोचते हैं कि ये लोग भूल जाएंगे। अभी तो केवल दबाव जो निर्माण हो गया है कि आनंद मेश्राम को जन समर्थन ओबीसी का नहीं मिलना चाहिए। कम से कम इतना काम हमको करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये बहुत बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, कितनी देर तक लोगों को देखा धोखा देते रहेंगे, क्योंकि हमारा तो मिशन है। हमारा राजनीतिक रूप से किसी को धोखा देने का कोई मकसद नहीं, तो हमारा तो मिशन है, हमारा तो जीवन का लक्ष्य है, जो हम लोग अपने लोगों को जागृत करना चाहते हैं। तो ये लोग जब ओबीसी के नाम पर गिनती नहीं करते हैं, तो उन्हीं ओबीसी के लोगों को हिंदू 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 कहते रहते। एक ओबीसी की गिनती करते नहीं है, करते नहीं है, फिर कहते हैं हिंदू 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 हिंदू। हिंदू भी नहीं। दयानंद सरस्वती ने ये रिकॉर्ड है हमारे पास डॉक्यूमेंट्री कि हिंदू तो मुसलमानों की भी गाली है। हिंदू जो शब्द है, मुसलमानों के भारत में आगमन के पहले हिंदू भारत के लिटरेचर में शब्द ही नहीं था। वेद, श्रुति, स्मृति, पुराण, रामायण, महाभारत और गीता, ये सारे ब्राह्मणों के ग्रंथ है। तो सारे ग्रंथों में हिंदू शब्द ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके सारे लेखक ब्राह्मण है, मुसलमान नहीं है। मुसलमान होता तो शायद हिंदू लिखता। इसके सारे लेखक ब्राह्मण है। जब मुसलमानों का भारत में आगमन हुआ, तो आगमन का जो द्वार था वो सिंध था, और ये जो मुसलमान थे वो पर्शियन भाषा बोलने वाले लोग थे। तो पर्शियन भाषा में स का उच्चारण ह होता है, तो सिंधु का हिंदू हो गया। सिंधु, उसका उच्चारण हिंदू होता है। तो उन्होंने सबसे पहले हिंदू शब्द भारत के लोगों के सामने रखा। तो ये तो मुसलमानों के द्वारा दिया हुआ है।
मैंने ब्राह्मणों को कहा, अरे तुम हमारे SC ST OBC के घरों में आकर हमारी बेटी बेटियों के नाम रखते हो और तुम्हारे धर्म का नाम तो मुसलमानों ने रखा। कितने नारायण लोग हो तुम। मैंने ये ऐसा मेरे वीडियो है, देख लो, क्योंकि आप लोगों को टारगेटेड बोलना नहीं आता, आप लोगों को बोलना बहुत आता है, क्योंकि आपके पास कंठ है, तो कंठ है तो बोलना आता है। टारगेटेड बोलना ये गोली चलाने से भी ज्यादा खतरनाक होता है। गोली से ज्यादा खतरनाक बोली होती है। गोली और गोली से भी ज्यादा खतरनाक गोली होती है, क्योंकि गोली जिसको मारोगे एक आदमी मरेगा, गोली फैल जाएगी तो लाखों मरेंगे, लाखों उसको स्वीकार करेंगे और फिर उसका प्रचार प्रसार करेंगे। तो ये जो हिंदू शब्द है, ये हिंदू शब्द मुसलमानों के द्वारा दिया है। जब मैंने ये प्रोपेगेंडा शुरू किया, ये मुसलमानों ने दिया नाम, तो इतने नारायण हो ब्राह्मण, ये अपने धर्म का नाम ही नहीं रख सकते, ये मुसलमानों के द्वारा रखा हुआ। तो ब्राह्मणों को शर्म लगी, लज्जा लगी, अरे गलत तो बराबर है। फिर उन्होंने आजकल नया नाम प्रचार में लाया, पता है लोगों को कौन सा? सनातन। आप लोगों को ये तो पता हो गया सनातन कहते हैं, ये पता नहीं हुआ अरे जब हिंदू शब्द था तो सनातन लाने की जरूरत क्या थी? मेरी वजह से। जब हिंदू था और सारे लोगों में मालूम था, तो नया सनातन शब्द लाने की क्या जरूरत थी? तो मेरी वजह से उनको सनातन शब्द लाना पड़ा। और जब सनातन लाया तो मैंने कहा अरे ये शब्द भी महान नहीं है, ये तो बुद्ध का जो प्रवचन है, ये धर्मो सनातनो, ये धर्म सनातन है, ये पाली भाषा का शब्द है। भारत के लिटरेचर में सनातन शब्द संस्कृत में नहीं है, सनातन शब्द पाली भाषा का है। ये ब्राह्मणों को लगा सना, ये तो और ज्यादा हम लोग फंस गए। मेरा कहना था कि तुम्हारे पास कोई शब्द ही नहीं है, तुम अपने आप अपने सामने सवाल खड़ा करो कि तुम्हारे पास शब्द क्यों नहीं है, क्योंकि तुम यहाँ के रहने वाले ही नहीं हो, तो यहाँ का शब्द तुमको कैसे मिलेगा? तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो, तुम यहाँ के मूलवासी नहीं हो, तुम विदेशी लोग हो। अंग्रेज विदेशी थे, ब्राह्मण भी विदेशी है। ब्राह्मण अंग्रेजों से ज्यादा खतरनाक विदेशी है। ब्राह्मण और अंग्रेज विदेशी थे, ब्राह्मण भी विदेशी है। ब्राह्मण अंग्रेजों से ज्यादा खतरनाक विदेशी है। अब बोलेंगे क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने 6,500 टुकड़े जाति के नाम पर हमारे नहीं किए, ब्राह्मणों की। इसलिए अंग्रेजों से ज्यादा खतरनाक ब्राह्मण। मैं बगैर सबूतों की कोई बात करता नहीं। ब्राह्मणों की ये डिफिकल्टी है कि मैं बगैर सबूतों की कोई बात नहीं करता, इसलिए मेरे खिलाफ कोर्ट में केस भी नहीं होती है। मैं तो ये चाहता हूं कि ब्राह्मण मेरे खिलाफ केस कर दे, तो मगर मैं तो कोई भी बात बगैर सबूतों के कहता ही नहीं। और इतने सारे सबूत ब्राह्मणों ने दिए हुए, और ये सारे सबूत ब्राह्मणों के ग्रंथ में है। मेरे बाप दादा ने लिखे नहीं, मेरे बाप दादा को ठीक से अपनी बोली ठीक से हिंदी राजस्थान के लोगों को बोलना नहीं आता, तो संस्कृत कहां से आई? तो इसलिए ये जो लोग हैं, ये लोग अपने ही जाल में फंसे हुए हैं। अब हम लोगों को क्या करना है? हम लोगों को संगठन निर्माण करके सारी समस्याओं का समाधान करना है। ये सब है, ऐसा होता रहेगा। एक तो विदेशी का मुद्दा है, एक मुद्दा ओबीसी की जाति राजनीति का है। ऐसे तमाम हमारे प्रश्न है, सवाल है, समस्याएं हैं। समाधान कैसे होगा? तो समाधान करने का अधिकार तो सरकार के पास है। समाधान करने का अधिकार सरकार के पास है। सरकार हमारी नहीं है, समाधान करेगी नहीं।
इसलिए हमारे पास विकल्प क्या है? संगठन शक्ति। हमारे पास विकल्प क्या है? अल्टरनेटिव क्या है? संगठन शक्ति। अब संगठन शक्ति में मैंने अपने जीवन में 19 साल की उम्र से मानसिक संगठन बनाने के लिए लगभग 50 साल का समय लगा है। अभी मेरी उम्र 67 साल चल रही है। सरकारी नियम के अनुसार आपका 58 साल में रिटायर हो जाता है। होगा राजस्थान में कितना है? 58 है ना? अरे अभी 2 साल बढ़ा दिया होगा। 58 था पहले, सारे देश भर में 58 ही था, अभी 2 साल बढ़ा दिया होगा। तो 58 साल का 60 साल में वो आदमी रिटायर हो गया। 58 में वो 2 साल के बाद क्या होता है? तो रिटायर हो गया। फिर उसके बच्चे कहते रिटायर ही नहीं हुआ, टायर्ड भी हो गया। रिटायर हुआ, टायर्ड भी हो गया, अब ये कुछ करने लायक नहीं रहा है। तो इस तरह से 60 साल में ही इस तरह से आदमी हमारे थक जाता है। मेरी उम्र 67 चल रही है। यहाँ बहुत सारे मूछ वाले लोग दिख रहे राजस्थान में, वो भी शायद मेरे उम्र के बराबर ही होंगे, या 2-4 साल ज्यादा हो सकते हैं। नहीं तो बहुत सारे लोगों का 60 साल के बाद ही सफेद हो जाती है मूछ, बहुत सारे लोगों की। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि अभी हमारे पास में जो समय है, उस समय का उपयोग करते हुए हम लोगों को आंदोलन के दिशा में आगे बढ़ना होगा। अभी तो इतना बड़ा हम लोगों ने मानसिक का संगठन 625 जिलों में 32 राज्यों में फैला है। 769 जिले हैं भारत में। अभी हमारे पास बांग्लादेश के बॉर्डर पर और ब्रह्मदेश के बॉर्डर पर 4 स्टेट है जहां हमारा मानसिक नहीं है। आंदोलन शुरू हो जाए वहां निकल जाए। तो अभी हमारा प्रश्न जो है संगठन बनाने का है, मगर किसका? मासेस का। तो पढ़े लिखे लोगों की जिम्मेदारी है, मानसिक के लोगों की जिम्मेदारी है। हर सैटरडे संडे को मोटरसाइकिल लेकर आपको अपने तहसीलों में जाना चाहिए और तहसीलों में नौजवानों को तैयार करो और उनको कहो कि आप लोग गांव में जाओ और गांव में संगठन खड़ा करो। गांव में अगर आपने संगठन खड़ा कर दिया, 6.5 लाख गांव का होगा। मगर हमको इसके नीचे भी लोकसभा का चुनाव होता है, तो भारत सरकार के द्वारा, चुनाव आयोग के द्वारा 15 लाख बूथ बनाए जाते हैं। 1000 लोगों के वोटर्स होते हैं, उसका एक बूथ होता है। तो ऐसे 15 लाख बूथ बनाए जाते हैं चुनाव आयोग के द्वारा। तो हम लोगों को बूथ में संगठन खड़ा करना, बूथ में संगठन खड़ा करना चाहिए। अगर आप बूथ में संगठन खड़ा करते हो तो 15 लाख यूनिट खड़ा होंगे, 15 लाख यूनिट खड़ा होंगे। तो अगर आप ऐसा करते हो तो आपको राजस्थान वालों को 15 लाख बूथ खड़ा करना नहीं है। 36 राज्यों में 15 लाख बूथ खड़े करना, तो आपको राजस्थान की जिम्मेदारी, आपकी जिम्मेदारी राजस्थान की, सारे देश की नहीं है। देखो आप लोग सोच रहे होंगे 15 लाख, अरे तो नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे लोगों की शुरुआत कहां से करे? तो नहीं से शुरू करते हमारे। ये काम करो तो ये नहीं हो सकता, वो काम करो ये नहीं हो सकता, नहीं से शुरू करते हैं। जिंदगी में अगर कोई बड़ा काम करना है, लक्ष्य निर्धारित करके उसके पीछे पड़ो तो काम तो होता है। तो इतना विशाल संगठन हमने खड़ा किया। अब हम लोगों की जिम्मेदारी है कि हम मासेस का, यानी पढ़े लिखे लोगों का नहीं, तो बना दिया मासेस। अभी हम लोगों को मासेस का संगठन खड़ा करना है। मासेस का मतलब है साधारण लोग, अनपढ़ लोग, गवार लोग जो गांव में रहते हैं, उन लोगों का संगठन खड़ा करो। और उन लोगों का गांव में संगठन खड़ा करोगे, 6.5 लाख गांव में संगठन खड़ा होगा। अगर बूथ लेवल का संगठन खड़ा करना है, 15 लाख बूथ में होगा। और इससे आगे संगठन, इससे आगे और बनाया जा सकता है। क्या करना होगा? एक बूथ में शेड्यूल कास्ट के वोट हो सकते,
मोस्ट बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट के वोट हो सकते हैं, एक्सट्रीम बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट के वोट हो सकते हैं, उसके बाद शेड्यूल ट्राइब के होंगे, उसके बाद मोस्ट बैकवर्ड शेड्यूल ट्राइब के होंगे, एमबीसी के होंगे, ओबीसी के होंगे, और मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन, लिंगायत, ऐसे लगभग 14 सामाजिक समूहों के 1000 वोट में 14 सामाजिक समूहों के 14 संगठन खड़े कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हो तो ये लगभग 2 करोड़ सामाजिक समूहों के समूह तैयार हो जाएंगे। 2 करोड़। अगर एक सामाजिक समूह में 10 लोग शामिल करते हो तो 2 करोड़ इंटू 10 20 करोड़ लोग। अगर 20 करोड़ लोगों को सड़कों पर उतारोगे, क्योंकि वो आपके संगठन के लोग हैं, अगर आपने 20 करोड़ लोगों को सड़कों पर उतारा तो आपका आंदोलन आंदोलन नहीं रहेगा, आंदोलन जन आंदोलन हो जाएगा। अगर आपका आंदोलन जन आंदोलन हो गया तो फिर आप लोग आजाद हो सकते हो। कोई दुनिया की ताकत आपको ब्राह्मणों के गुलामी से आजाद होने के लिए रोक नहीं लगा सकती। ये करना होगा, और ये करने के लिए आपको कोई नहीं रोक रहा है। मैं आपको बता रहा हूं, तो ऐसा करो, एक बार गांव में जाकर आप अगर लोगों को समझाओ, शेड्यूल कास्ट के लोगों को जोड़ो, शेड्यूल ट्राइब के लोगों को जोड़ो, ओबीसी के लोगों को जोड़ो, माइनॉरिटी के लोगों को जोड़ो, अगर आप ऐसा करते हो तो ये इतना विशाल संगठन खड़ा होगा। राजस्थान में तो जो राजपूत क्षत्रिय लोग हैं वो भी हमारे साथ आने के लिए तैयार है, और अगर है उसकी हिस्टोरिकल कारण है, क्योंकि मूल रूप से जो क्षत्रिय लोग राजस्थान के नाग लोग हैं। सम्राट अशोक जो है वो नाग था, नाग मतलब सांप नहीं, नागवंशी था। मौर्य साम्राज्य जो है भारत में नागवंशी लोगों ने चलाया था। तो अगर इस तरह से आप लोग करो तो ये विशाल आंदोलन निर्माण हो। जो लोग आज बीजेपी के पीछे लगे हुए हैं, अगर आप इस तरह से 2 करोड़ लोगों के सामाजिक समूह बनाते हैं, तो जो बीजेपी के पिछलग्गू बने हुए हैं, कांग्रेस के पिछलग्गू बने हुए हैं, तो आप किस तरह देखो सर्कल पूरा हो रहा है। कांग्रेस ने बहुत देर तक राज किया, अभी बीजेपी के लोग राज कर रहे हैं, अभी तीसरा है। अभी तो कांग्रेस हो गया, फिर बीजेपी आ गया, अभी जो कोई सामने आ जाता है तो उसकी कलई खुल जाती है, और वो जो धोखाधड़ी करता है लोगों को मालूम हो जाता, फिर लोग उसके निराश हो जाते हैं, और तीसरा विकल्प खड़ा हो जाएगा। तो हमारे अलावा को नहीं, हम तो उसी की तैयारी कर रहे हैं। तो इसलिए 2030 तक तीसरा विकल्प 2 करोड़ सामाजिक समूहों का संगठन, यानी 20 करोड़ लोगों के समर्थन का समूह, अगर हम जन आंदोलन करना चाहे तो 2030 तक 20 करोड़ लोगों को सड़कों पर उतार सकते हैं। गांधी जी ने अंग्रेजों के विरोध में 3 करोड़ लोगों को उतारा था, अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए, अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए। अंग्रेजों से ज्यादा खतरनाक ब्राह्मण है, ऐसा मैंने कहा। इसलिए 3 करोड़ की बजाय 20 करोड़ के खिलाफ में उतारने की बात कर रहा हूं। अगर 20 करोड़ उतारोगे तो ये लोग जो है ज्यादा देर देखने वाले नहीं है। और ये बात संविधान के आर्टिकल 19 के तहत ऐसा संगठन बनाने के लिए, ऐसा आंदोलन करने के लिए बाबा साहब आंबेडकर ने पहले ही संविधान के लिए दिया। संविधान के 19वें आर्टिकल में ऐसा संगठन बनाने का आपको अधिकार होगा। केवल अधिकार नहीं होगा बल्कि मौलिक अधिकार होगा, फंडामेंटल राइट होगा। ये अधिकार आप लोगों को है, आपको कोई नहीं रोक लगा सकता। आपको अगर कोई रोक लगा सकता है तो आपका आलस्य, यानी आपकी जो आलस है, अरे यार मेरा पैर दुख रहा, अरे मेरा हाथ दुख रहा, अरे मेरी कमर दुख रही है, तेरे बाप दादा के कमर पर लात मारने का ब्राह्मण लोग काम कर रहे, तब तो नहीं दुख रही। तो इसलिए हम लोगों को, जो नौजवान लोग हैं, उनको गांव में जाकर शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब के, बैकवर्ड क्लास के, माइनॉरिटी के 1/3 लोग, 85% के 1/3 लोग अगर हम इकट्ठा कर लेते हैं
तो 30-35%, 35 करोड़, 40 करोड़ से ज्यादा लोग इकट्ठा हो जाएंगे, 50 करोड़ से ज्यादा लोग इकट्ठा हो जाएंगे। अभी तो लगभग 147 करोड़ हो गए भारत की जनसंख्या, यानी राउंड अबाउट 150 करोड़ भारत की जनसंख्या आज की तारीख में राउंड अबाउट 150 करोड़ है। तो तीसरा हिस्सा 50 करोड़ होता है। अगर 50 करोड़ लोग आपको समर्थन हासिल करना चाहते हो तो हासिल करने का सिंपल तरीका है, वो तरीका है सारे देश भर में राजस्थान के लोगों की तरह ढीला हो गया। ये जो बार बार उसको ही अच्छा नहीं लगता, मुझे तो ये ऐसे ही मैंने रखा है, आप लोगों ने रखा तो नहीं रखना पड़ेगा। तो साथियों, मैं आप लोगों को बात आंकड़ों के आधार पर समझा रहा हूं, कोई काल्पनिक कहानियां नहीं बता रहा हूं, जो तथ्य है, जो सत्य है बता रहा हूं। और मैं जिंदगी भर एक संगठन बनाने का हुनर जानता हूं, लोगों को इकट्ठा करने का हुनर जानता हूं। आप लोगों को अपने अपने तहसील में ये करना है, अपने अपने गांव में करना है। तो इस तरह से अगर आप, मगर ये ध्यान रखना है, केवल शेड्यूल कास्ट में जाकर काम करने से नहीं होगा, केवल शेड्यूल ट्राइब में काम करने से नहीं होगा, केवल एमबीसी और ओबीसी में काम करने से नहीं होगा, केवल मुसलमानों में काम करने से नहीं होगा, ये सारे सामाजिक समूहों में काम करना होगा। अगर आप ऐसा करते हो तो निश्चित रूप से हम लोग एक विशाल जन आंदोलन खड़ा कर सकते हैं। ऐसा करना होगा। मैं ऐसा मानता हूं कि अगर आप ऐसा सोचते हो तो निश्चित रूप से हम लोग कामयाब हो सकते हैं। मैं इस मौके पर इतना ही कहना चाहता हूं, बहुत सारी बातें कहने के बजाय जो मौके की और महत्वपूर्ण बात है वही बात मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं। 5 बजे तक हमारा हॉल है, 6 मिनट बाकी रह गए हैं, तो 6 मिनट हम लोग कंट्रोलिंग में कैसे बचा कर रख रहे हैं। आपको जितना मसाला देना चाहिए था वो पर्याप्त हो गया है। आप अपने दिमाग में इसको रखो, अपने अपने जिले और तहसील में जाकर प्लान बनाओ और गांव में जाकर संगठन खड़ा करने का और 15 लाख बूथों पर संगठन निर्माण करने के काम में लग जाओ। आपको जो भी डिफिकल्टी आएगी उनसे पूछो तो आपको समाधान मिल जाएगा। संगठन शक्ति का निर्माण होगा और संगठन शक्ति के बल पर सब कुछ बदल जाएगा। 9 अगस्त 1942 को गांधी ने संगठन बनाया, फिर उसको आजमाया अंग्रेजों के विरोध में। 9 अगस्त 1942 को आंदोलन चलाया गांधी ने। अमेरिकी आंदोलन का नाम था क्विट इंडिया, भारत छोड़ो। लोगों के समर्थन के आधार पर गांधी ने आंदोलन शुरू किया। आंदोलन का नाम था क्विट इंडिया, भारत छोड़ो। अंग्रेजों भारत छोड़ो। भारत छोड़ो जन्म ये 2000 साल पहले का इतिहास नहीं है, मुश्किल से 100 साल भी नहीं हुए, अभी 75 साल हो रहे होंगे, ज्यादा पुराना इतिहास नहीं है। ये अभी का इतिहास है। जो 75 साल पहले हुआ वही काम हम आगे कर सकते हैं। तो उस समय गांधी के जाति के लोग इतने नहीं थे। गांधी को आपने धोती पहनकर देखने से ऐसा लगा रहे ये हमारा आदमी जैसा लगता है, तो ये बनिया था। बनिया का अर्थ होता है मूर्ख बनाने वाला। तो गांधी हमारे लोगों को, एससी एसटी ओबीसी के लोगों को मूर्ख बनाने में कामयाब हो गया और हमारा समर्थन लेकर नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया। समर्थन हमारा, आजादी हासिल हमारी वजह से हुई और प्रधानमंत्री नेहरू को किया, ब्राह्मण को किया ना धोखा गांधी ने। बहुत सारे लोगों को जब मैं कहता हूं कि गांधी धोखेबाज था, लोगों को अच्छा नहीं लगता। अरे गांधी को ऐसा नहीं किया। इस्लाम साहब की सारी बातें हमें मंजूर है, गांधी को ऐसा नहीं किया। गांधी तो आधा जो धोती है, धोती पूरी होती थी मगर बांधता आदि था। गांधी जो है आधा धोती बांधता था ताकि लोगों को ऐसा लगे यार हमारे अंदर क्या लगता है, ये बेवकूफ बनाने का तरीका। और हमारे लोग जाल में फंस गए और समर्थन दिया और आजादी मिली और जवाहरलाल को ब्राह्मण को प्रधानमंत्री बनाया। वो ब्राह्मण का राज कब से शुरू हुआ? ब्राह्मण का भारत के इतिहास में एक संघराज कभी भी नहीं था। ब्राह्मण राजाओं के नीचे
प्रशासन चलाने का काम करते थे, राज उनका कभी नहीं था। पहली बात तो इसलिए साथियों, हम लोगों को ये सारी बात को ध्यान में रखते हुए गांव में जाकर संगठन खड़ा करने का काम और बूथ लेवल पे संगठन का काम करना होगा। ये हर 3 महीने में इसके प्रोग्रेस रिपोर्ट को देना होगा और जो भी डिफिकल्टी आती है बताना होगा, उसका सारा समाधान किया जाएगा। आपने ये बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार। धन्यवाद।